निष्कर्ष रात 9 बजे समय पर। पावर्ड बाय मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। और ब्रेक के बाद अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज देश में 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें राजधानी दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं। दोपहर 3 बजे तक दिल्ली में कुल 52% मतदान हो चुका है। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से बात करें तो चांदनी चौक सीट पर 49, पूर्वी दिल्ली सीट पर 52%, नई दिल्ली सीट पर भी 52%, नॉर्थ ईस्ट सीट पर सबसे ज्यादा 55% मतदान हो चुका है। और इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली में 55% और पश्चिमी दिल्ली में 3 बजे तक 54% मतदान हो चुका है। तो मतदान के ये आंकड़े, मत प्रतिशत आपके सामने। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत दिल्ली में खास तौर से क्या है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर इस वक्त देश की नजर है और ये 7 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। शाम 6 से 7 बजे तक का वक्त है और ये मतदान जारी है। उधर कुछ राज्यों से भी मतदान के आंकड़े अब हमारे पास पहुंच गए हैं। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक, दिल्ली में अगर हम बात करें तो 52% वोटिंग होने की खबर है। दोपहर 1 बजे तक राजधानी दिल्ली में 45% वोटिंग हुई थी। तो मतदान का यह आंकड़ा, मत प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें 1 बजे तक जो 45% था वो 52% 3 बजे तक हो चला था। और जैसे जैसे अब शाम का वक्त बढ़ेगा, धूप कम होगी और ये उम्मीद हम जता सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत है ये दुगनी तेजी से बढ़ना अब शुरू हो जाएगा। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो 38.68%, चंडीगढ़ 42.02%, यह मत प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 30% से कुछ ज्यादा, अगर कहें तो करीब 31%। हरियाणा में 33.62% और जम्मू में 43.73%। ये आंकड़े सामने आते हैं। 3 बजे तक का ये हाल है। और बीजेपी नेता नुपुर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल भी हमारे साथ हैं। ये 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे कि आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया, कैसी उम्मीदें, क्या कुछ लगता है कि आने वाले वक्त में होने वाला है। परिवर्तन की बयार जो कि बह रही थी, क्या उस पर इतना भरोसा किया जाना चाहिए, ये सब चर्चा हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले नुपुर और जयवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत समय पर। पहला सवाल आपसे जयवीर, कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी, जो मेहनत थी, एक लंबे वक्त से, लंबे अरसे से आपने जनता के लिए काम किया, ये दावे कांग्रेस की ओर से लगातार होते आए। आज लगता है कि ये सब कुछ कसौटी पर है। चांदनी जी, सबसे पहले तो वोटर टर्नआउट की बात। 2009 में अर्बन एरियाज में 58% थी, सेमी अर्बन में 57% और रूरल में 61%। मुझे लगता है हम ये टर्नआउट परसेंटेज इस बार जरूर क्रॉस करेंगे, क्योंकि विमेन वोटर, अगर आप बिहार, गोवा की इलेक्शंस देख ले, उन्होंने मेन से ज्यादा बाहर आई हैं और आके वोट डाली है, नंबर 1। और यंग वोटर, इस बार 81 करोड़ में से 10% वोटर यंग वोटर है। तो मुझे लगता है ओवरऑल वोटर टर्नआउट नेशनल सीन पे ज्यादा रहेगी 2009 से। दूसरा, जहां तक आप मुद्दों की बात करते हैं, उससे पहले एक अहम मुद्दा है वोट शेयर। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में 57% वोट शेयर था कांग्रेस का 2009 में और बीजेपी का 35.2%। हरियाणा में हम 44 थे, बीजेपी 22। केरला में बीजेपी 0। तो इनके लिए ये सफर तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी इलेक्शन में 20% वोट शेयर करना, तय करना बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा, मुद्दों की बात कर लें तो आज कांग्रेस से ज्यादा अपनी नीतियों, योजनाओं पे कोई नहीं लड़ रहा। जहां बीजेपी एक व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रही है, वहां कांग्रेस सिर्फ अपनी नीति और योजनाओं, लोग सेकुलरिज्म पे भी वोट डालेंगे, जो रिसेंटली अमित शाह की स्टेटमेंट हुई है। तो जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं और जो आम आदमी पार्टी का 49 दिन का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे लगता है जनता सिर्फ उन्हें कोई वोट डालेगी जिन्होंने काम किया है और करना चाहेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, आपको बीच में काट रही हूं मैं। आपने जो सेक्युलरिज्म की बात की है उसमें तो बात यह भी आती कि शाही इमाम से जब कहा जाता है कि आप ही अपील करें कि जो मुस्लिम वोट है वो बंटने ना पाए, तो उसे क्या सेक्युलरिज्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए?
चांदनी जी जवाब जरूर दूंगा। वो थी सेकुलरिज्म बरकरार करने की अपील, वो अमित शाह का बयान नहीं था जो कम्युनल बयान के हम बदला लेंगे। हम कह रहे हैं आज सारी कम्युनिटीज को एक साथ होना है ताकि वो एक कम्युनल पार्टी को बाहर रख सके। दूसरा जो मैं बात कह रहा था कि आप अगर हरियाणा और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखेंगे, आपने काफी बातें रख ली हैं, हम चाहेंगे नुपुर जी कुछ इन सवाल जो आपने खड़े किए हैं इनका जवाब देना चाह रही होंगी। नुपुर जी आप आपके पास लौटूंगी, जयवीर जी लौटूंगी। आप नुपुर जी आप क्या कहना चाह रही हैं, जल्दी से कहिए। सबसे पहले मैं जयवीर जी को इतना बता दूं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अगर आप 2009 में जी रहे हो तो अब आपके जागने का समय आ गया है। आप जो कह रहे हैं कि 20-30% जो हमारे को कवर करना है वोट शेयर गैप, आप बहुत बड़े बड़े आंकड़े बोल रहे हो यहाँ पे, अभी तक वोटिंग खत्म नहीं हुई है। मैं आपको याद दिला दूं कि टोटल परसेंटेज वोटिंग पिछली बार दिल्ली में 51% से थोड़ी सी ऊपर थी, इस बार 52 हो चुकी है 3 बजे तक, और अभी खत्म नहीं होगी वोटिंग, चलेगी 6-7 बजे तक। ये जब मैं कह चुकी हूँ, आगे मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, ये सेक्युलरिज्म का यहाँ पे बयान तो दे रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा, बहुत आसान है दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, 3 आपके ऊपर उठती है, ध्यान रखिएगा। आप इमरान मसूद को आपने अपना कैंडिडेट बनाए रखा है, जिसने ये बोला है सहारनपुर में, क्योंकि मैं वहीं गई थी चुनाव के प्रचार के लिए, जिसने बकायदा ये बोला है कि हम यहाँ पे 40% से भी ऊपर हैं, यहाँ पे वो इनके प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी वो कदम तो रखे, हम उनकी बोटी बोटी कर देंगे। अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो जरा आप इसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि ना करते हुए भी आपके राहुल गांधी जो आप कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टी नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आपकी पूरी पार्टी डायनेस्टी रिडन है और एक नाम गांधी सरनेम के ऊपर चलती है। वो जाके उनकी बीवी के साथ स्टेज पे रैली भी कराए, इमरान मसूद के इस घटिया बयान के बावजूद वो यहाँ पे उसको इंडोर्स भी कराए, वो अब साथ भी दिखा के आए कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपका कैंडिडेट आज भी वहीं से लड़ रहा है, आज भी वहीं पे मतदाता वहां पे वोट डेल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे जो कभी भी पूरे नहीं कर पाई। नुपुर जी आपने अपना पॉइंट उठा दिया है, हम जयवीर जी से इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की टीम पर हमला कर दिया। मालदा के मानिक चौक इलाके में उस वक्त हमला हुआ है जब करीब 200 से 250 की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं के बाइक जुलूस को रोकने की कोशिश की गई। टीएमसी कार्यकर्ता इससे नाराज हो गए और आयोग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। हमले में आयोग कर्मचारियों के कैमरे भी तोड़ दिए गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड विकास अधिकारी ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट अब जिला अधिकारी को सौंपी है। गौरतलब है इससे पहले भी हावड़ा और 24 परगना में चुनाव आयोग की टीम पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी उस मामले में नहीं हुई है। देखना होगा इस मामले पर डीएम को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद क्या कोई कदम उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये हिंसा की तस्वीरें, हिंसा की घटनाएं आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे आई है। ये टीएमसी कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से 250 के करीब ये बाइक राइडर्स जो हैं, जो कि टीएमसी की ओर से प्रचार कर रहे थे, उनका झगड़ा चुनाव आयोग से हुआ, चुनाव आयोग के कार्यकर्ताओं से हुआ। जयवीर जी, इससे पहले कि आप नुपुर ने जो सवाल उठाए थे, जो पॉइंट्स उठाए थे, उसका जवाब दें, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर भी, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की चुनाव आयोग के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ ये झड़प हुई और हमला उन पर बाकायदा किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। चांदनी जी, इस चुनाव में टीएमसी और इलेक्शन कमीशन का जो लड़ाई चलती आ रही है, अगर आप हाल ही में देखें, 2 दिन पहले खबर आई थी जहां इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी को 8 पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर करने की बात की थी और ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया था। मैं मानता हूं टीएमसी एक बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रही है। हमें कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव लड़ना चाहिए। जहां तक नुपुर जी की बात का सवाल है, 4 बातें कहना चाहूंगा। पहली, अभी ही सेकुलरिज्म की गुत्थी सॉल्व कर देते हैं। राहुल गांधी ने 2 घंटे में इमरान मसूद की स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया। क्या नुपुर आज आपके चैनल पे अमित शाह की स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती हैं? नहीं। दूसरा, हमारा तो सिर्फ एक कैंडिडेट है, इनका पीएम कैंडिडेट, आप कोबरा पोस्ट सिंह उठा लीजिए, आप 2002 उठा लीजिए, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ये उनका इतिहास है। तीसरा, बहुत अहम बात, हरियाणा और महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा, इनके पास सिर्फ 2 बातें हैं ढिंढोरा पीटने के लिए। एक, गुजरात मॉडल,
माफी चाहता हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र गुजरात नहीं बनना चाहिए। पर कैपिटा में हरियाणा और महाराष्ट्र गुजरात से आगे है, एफडीआई में आगे है, एम्प्लॉयमेंट रेट में आगे है। तीसरा ट्रांसपेरेंसी की जो ये बात करती हैं, इनको फिर याद दिला जाऊं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार 15 प्राइमरीज लोकसभा चुनाव पे सीटें पार्टी वर्कर डिसाइड करेंगे। हम नरेंद्र मोदी की तरह बुलडोजर की तरह एमएम जोशी, सुषमा स्वराज या अपने जसवंत सिंह जी के ऊपर अपना बुलडोजर नहीं चला दिया। आज भी हमारी पार्टी में ट्रांसपेरेंसी है। आखिरी बात चांदनी जी, आखिरी बात चांदनी जी, दिल्ली की इलेक्शन बढ़िया बात कही है चांदनी जी। इनको बोले थोड़ा सा चुप रहे प्लीज, बहुत बोलते हैं। मैंने कोई बात उठाई भी नहीं, उसका भी जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं प्लीज इनसे बोली थोड़ा आराम से। पता नहीं मैं कोई मुद्दा उठाया भी नहीं है, उसका मैं इनको बता दूं। अरे मैंने उठाया नहीं मुद्दा, तुम किसका जवाब दे रहे हो? उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगी, रही टीएमसी की बात, हम किसी भी हिंसा की घोर निंदा करते हैं, लेकिन ना भूलें कि टीएमसी इनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड और एली रह चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट के। इनके बहुत ही खास दोस्त हैं, इनको ही ज्यादा पता होगा कि क्या हरकतें हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसे भिड़ंत में नहीं पड़ना चाहिए। नुपुर वही वो कह रहे हैं कि वो टीएमसी हो या फिर इमरान मसूद हो, उनको उन्होंने खुलकर उसका क्रिटिसाइज किया। कुछ नहीं कहा है। आप मेरी चांदनी जी, ये ना इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं खुद सहारनपुर में थी उस दिन, ये जयवीर जी तो शायद दिल्ली में ही बैठे थे, मैं खुद सहारनपुर में थी उस दिन। ना करते करते सुबह 3:30 बजे उनको जेल लेके गए, उनकी अरेस्ट हुई है। ना करते हुए भी राहुल गांधी ने वहां पे रैली रखी है और उनकी बीवी, उनकी धर्मपत्नी के साथ स्टेज पे उनका एंडोर्समेंट भी किया है। रैली में कांग्रेस के लिए वोट मांगना इमरान मसूद के थ्रू ही एक एंडोर्समेंट होता है। तो मुझे तो लगता है उन्होंने क्या निंदा करी है। अब मैं आती हूं अमित शाह जी की बात पे। अरे आप तो वोट मांग रहे हैं, आपका जो प्रत्याशी है इमरान मसूद, वो तो बुलेट के थ्रू वोट मांग रहा है। उन्होंने तो फिर भी कहा कि अगर आपको जवाब देना तो बैलेट के थ्रू दो। तो इसमें मैं कहां जस्टिफिकेशन दूं, मेरे समझ नहीं आता। आप इतनी सी बात का बवाल बना रहे, पहले आप मसूद का नॉमिनेशन कैंसिल क्यों नहीं किया, पहले मुझे समझा दीजिए। खबरें थी उसमें एक बड़ी खबर यहां हम आपको बता दें कि बिहार में जमुई के पास लैंडमाइन विस्फोट किया गया और इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, 7 जवान घायल हुए हैं। देर तक जवानों के शव घटनास्थल पर पड़े रहे और कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। कह सकते हैं कि प्रशासन की चुस्ती के दावे की भी पोल खुल गई, जिसमें हर स्तर पर मदद का भरोसा सुरक्षा कर्मियों को दिया गया था। इधर शेरघाटी के बांके बाजार लोहे के पुल के नीचे भी लैंडमाइन मिली है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक 15 किलो का लैंडमाइन मिला है और इसके बाद यहां 12 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया गया है। तो ये जो हिंसात्मक घटनाएं हैं, इसकी वजह से मतदान पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ उसमें 2 जवान भी शहीद हुए और उसके बाद लैंडमाइन और जगह से भी मिला है, जिसकी वजह से मतदान को रद्द तक करना पड़ा। तो कई जगह पर हालात काबू से बाहर होते दिखाई दिए, लेकिन आखिरकार असर मतदान पर इनका जरूर पड़ा है। पूरी तरह से शांतिपूर्ण हर तरफ हर राज्य में से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक पोल उन दावों की जरूर खुली है कि हर जगह पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसकी पोल खुलती दिखाई जरूर दी गई। और नुपुर और जयवीर हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी और कांग्रेस से हम बातचीत कर रहे थे किस तरीके से मुद्दों की यहां पर लड़ाई है और सीधे सीधे वार एक दूसरे पर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है जो मतदान इस वक्त चल रहा है उसका जो प्रतिशत बढ़ रहा है उसको क्या माना जाए? मोदी हमेशा नुपुर कहते रहते हैं कि युवा जो वोटर है वो उसकी संख्या बढ़ रही है, युवा ज्यादा से ज्यादा इस बार हैं और उन्हें अपील करने की वो कोशिश करते रहे। आपको लगता है ये मोदी लहर जिसकी बात बार बार बीजेपी की ओर से की गई है, उसका असर हो सकता है कि वोट प्रतिशत दिल्ली में तो अगर बात करें अब तक काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया? बहुत बड़ा है। हाँ, मैं कुछ पोलिंग स्टेशन पे चांदनी जी अगर मैं बोलूं तो कुछ पोलिंग स्टेशन से खुद आई हूं और काफी पॉजिटिव लग रहा है। जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, मैं खुद पैदल चल के पोलिंग स्टेशन के दौरान में लोगों से बात करती चली हूं। काफी हद तक मोदी जी के ही फेवर में ही जा रही है। काफी हद तक मैं कह सकती हूँ इजिली 99% मोदी जी के हक में वोट देने जा रहे थे लोग और बहुत अच्छा फीडबैक है। हम लोगों के जो हमने आउटसाइड पोलिंग स्टेशन जो बूथ लगाए हुए, टेबलें लगाई हुई है, हम बहुत खुश है और लहर नहीं ललकार है, मोदी जी ही इस बार है।
और जयवीर, आपको क्या लगता है यहाँ पर? आपने महिला मतदाताओं की संख्या की बात तो की, लेकिन युवा मतदाता वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार, और उसको अपील करना बहुत जरूरी था। आपको लगता है राहुल गांधी, उन्हें युवा नेता कहा जाता है, और युवाओं को जो है उनको अपील करने के लिए लगातार कोशिशें कांग्रेस की ओर से की गई, कहां तक सफल मानते उन्हें? आपने शुरू में ही इस बात का जवाब दे दिया था जब आपने कहा क्या इस बार वोट डेवलपमेंट पे होगी। ये इस बात का उत्तर इसी बात में है, 10 अप्रैल को चुनाव हो रहा है दिल्ली में। आप वोटरों को अपना विजन, फ्यूचर एक्शन प्लान कैसे बताते हैं मैनिफेस्टो के जरिए। क्या सिर्फ कांग्रेस की निंदा करना या मोदी की जादू की छड़ी हिला के वोट मांगना काफी है? एक एक्चुअल मैनिफेस्टो इन्होंने दिल्ली के लोगों से और वो सारे राज्यों से जो 10 अप्रैल को चुनाव में जा रहे हैं धोखा किया है। अपना मैनिफेस्टो, इनको भ्रम हो गया है कि मोदी आएगा सब कुछ ठीक कर देगा। अरे भाई आप बताइए कि अगर रूरल हाईवे यूपीए ने एनडीए से ज्यादा बनाए हैं, अगर आप सड़क योजना की बात कीजिए, आप विद्युतीकरण योजना की बात कीजिए, बात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। कंप्लीट बात बीजेपी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बात नहीं है चांदनी जी। बात है लोगों को किस बात पे वोट मांग रहे हैं, मुद्दों पे, नीतियों पे, योजनाओं पे, या सिर्फ एक नाम पे मोदी जो सारी 540। चलिए, लड़ाई जो है ये अब मतदान केंद्रों पर है। जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं वो कुल मिलाकर इस पर है कि बीजेपी मोदी को प्रोजेक्ट कर रही है, मोदी की लहर की बात कर रही है, मोदी की ललकार की बात कर रही है, जैसा नुपुर ने भी कहा, और वहीं कांग्रेस बात कर रही है काम की। पर क्या जो काम कांग्रेस ने किया वो काफी साबित होगा एक वोटर को दोबारा उन्हें वोट करने पर मजबूर करने के लिए? इसका फैसला अब मतदान की पेटियों में बंद होने वाला है। आज 6 बजे तक का वक्त है। जिन्होंने वोट नहीं किया उनसे अपील करना चाहते हैं कि अपने मतदान, अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो जरूर करें। बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां